एक इंसान की संपूर्ण जीवन है वो 120 साल का डिफाइन किया है। अगर कोई 120 साल जी जाता है, सारे के सारे ग्रहों की महादशा उसको पूरी मिल जाएगी। राहु क्या है? अस्त्र शस्त्र, तलवार, चाकू, बंदूक, वो भी चल जाती है। शुक्र क्या देता है? लग्जरी देता है, प्रोस्पेरिटी देता है, फाइन आर्ट्स देता है, रोमांस देता है, ग्लैमर देता है, सेक्स देता है। लाल किताब कहती है कि जिसका शुक्र छठे घर में बैठ गया उसके लिए वो कहती है लल्लू करे कव्वालियां रब ले खेलाओ। यानी ऐसा जातक जो भी बोलेगा उसकी वाहवाही होती जाएगी। ऐसा क्या डिफरेंट है लाल किताब में जिसकी मान्यता भी बहुत ज्यादा है मगर वो अदर साइंसेस से, एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस से, ऑकल्ट साइंसेस से कंप्लीटली डिफरेंट है? हमें ग्रहों से डिसिप्लिन सीखना है। ग्रहों की एक स्पीड होती है, एक समय होता है। जिस तरह डेली सनराइज और सनसेट का टाइम फिक्स है, राइट। भगवान सूर्यदेव ये नहीं कहते जैसे आप आलस में, नहीं मैं तो थोड़ी देर बाद उठूंगा। वो भी अगर ऐसा करने लग जाए तो हो गया ब्रह्मांड, तो फिर गया। ट्रू। आपने देखो कि सडनली कई बड़े बड़े पॉलिटिशियन ट्रैप हो जाते हैं ओवरनाइट। ये राहु जो है आकस्मिकता, सडननेस देता है। 2025 के लिए आपका क्या प्रेडिक्शन है? लाल किताब ये कहती है किसी से मुफ्त में कुछ नहीं लेना, गुरुद्वारे मंदिर का लंगर प्रसाद तक नहीं लेना है, वो आपको नुकसान कर जाएगा। कि मैंने देखा है जीन्स कटी फटी पहने रहते हैं और सोचते हैं स्टाइल है, उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। वो बड़े खुश होते हैं कि उन्होंने बड़ा मॉडर्न हो गए, अब फैशन कर रखा है, लेकिन उससे राहु जो है कुपित हो जाता है। आज के पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान हैं राकेश कथोरिया जी, जो लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एक जाने माने एक्सपर्ट हैं। आज हमने राकेश जी से समझा कि लाल किताब का एस्ट्रोलॉजी में क्या महत्व है, ये वैदिक ज्योतिष से कितनी अलग है, कैसे इसके सिंपल रेमेडीज हमारी जिंदगी सुधार सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने हमें ये भी बताया कि क्या लाल किताब के उपाय सच में तुरंत असर करते हैं और ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बरतनी चाहिए जिससे हम नेगेटिव एनर्जी से दूर रह सकें। उनसे हमने ये भी जाना कि क्या बिना कुंडली देखे भी सोल्यूशन दिए जा सकते हैं। साथ ही राकेश जी ने हमें 2025 के प्लैनेटरी चेंजेस और उनके प्रभाव के बारे में भी बताया। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब में विश्वास रखते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत खास होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसा बेहतरीन कंटेंट लाते रहने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? एब्सोल्युटली फाइन सर। सर, आज के टाइम में एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज हो गई है, इस एक ऐसा शब्द हो गया है जिसका नाम सुनते ही इंसान कहीं ना कहीं डर भी जाता है, कहीं ना कहीं अंधविश्वास की तरफ भी जाना शुरू कर देता है। और कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि कई लोगों के माध्यम से, जिन्हें हम लोग कहेंगे कि कई स्वामी हैं, पंडित हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं। आज के पॉडकास्ट के माध्यम से मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम कैसे अपने अपने ग्रहों को सही कर सकते हैं, क्या हम अपने आने वाले कल को बदल सकते हैं या उसमें सुधार कैसे लाया जा सकता है, इस बारे में हम कुछ डीप डिस्कशंस करेंगे और आपके माध्यम से हम ऑडियंस तक सही ज्ञान को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। विघ्न हरता सुख करता श्री सिद्धि विनायक के चरणों में नमन करते हुए हम आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सच्चा जो ज्योतिष का ज्ञान है वो आपको कभी भी नहीं डराता है, वो आपके डर को दूर करता है, आपके अंधविश्वास को दूर करता है। और ज्योतिष क्या है? ज्योतिष नवग्रह, 12 राशियां, 12 भाव, 27 नक्षत्र, इनका मानव जीवन पे कैसा प्रभाव पड़ता है, किस तरह से पड़ता है, उसका अध्ययन है। और ये वैदिक ज्योतिष आज का नहीं है, लाखों साल से, लाखों वर्षों से चल रहा है और बड़े बड़े ऋषि मुनियों की देन है ये। और जो ग्रह हैं हमेशा चलते रहते हैं, चरेवती चरेवती, कोई भी ग्रह कभी रुकता नहीं है।
तभी कहते हैं जीवन चलने का नाम है, जी। रुकना नहीं है। और इनका अध्ययन बहुत बड़े बड़े ऋषियों, पराशर, जैमिनी, भृगु, बहुत नाम है। और ये बहुत गहरी विद्या है, सागर से गहरी और आकाश से ऊंची। जिस क्षण जातक का जन्म होता है उस क्षण पे ईस्ट होराइजन में ओके। जो राशि उदित हो रही होती है हम्म। वो उसका लगन कहलाता है, ओके। जिसे हिंदी में, इंग्लिश में असेंडेंट कहते हैं, हिंदी में लगन कहते हैं। यानी 12 राशियां हैं और टोटल मिला के 360 डिग्री से। तो अब ये इसी को काल चक्र कहते हैं, हमेशा जो घूम रहा है। और वही दिन और रात भी वैसे ही होते हैं, जी। मौसम भी वैसे ही बदलते हैं। तो आप यूं इमेजिन कर लीजिए समझने के लिए कि इस ब्रह्मांड में ये घूम रही है, तो एक साइकिल का पहिया आप इमेजिन कर लीजिए, उसमें 11 इक्वल डिस्टेंस पे स्पोक्स लगे हुए हैं, तो वो 12 हिस्सों में बराबर बट गया और एक हिस्सा 30 डिग्री का हो गया। यानी एक राशि 30 डिग्री की होती ओके। है, एक भाव भी 30 डिग्री का होता है। हम्म। और एक जो नक्षत्र होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। ओके। 27 नक्षत्रों का जब आप टोटल लगाएंगे वो 360 डिग्री हो जाता है। वाह। और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, ओके। हर चरण पे फलादेश बदलते हैं। तो 4 चरण है 13 डिग्री 20 मिनट के, तो एक चरण हो गया 3 डिग्री 20 मिनट का। ओके। और यही नवमांश कुंडली में जाता है 3 डिग्री 20 मिनट। क्योंकि एक राशि के जब आप 9 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा 3 डिग्री 20 मिनट का आता है। तो ईस्ट होराइजन पे जो राशि उदित हो रही है वो लगन कहलाती है। और 24 घंटे में ये 12 राशियां घूम जाती हैं। तो ऑन एन एवरेज एक राशि 2 घंटे के लिए उदित होती है, फिर वो आगे बढ़ जाती है। ओके। एंटी क्लॉकवाइज ये चक्र घूमता है और आगे की राशि आ जाती है। और उस क्षण पे जिस राशि में चंद्रमा होता है वो आपकी राशि कहलाती है, और जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है वो आपका नक्षत्र कहलाता है। क्योंकि एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र के मैंने 4 चरण बताए, 2 नक्षत्र के 8 हो गए, और सब 1/4 मीन्स एक और चरण, यानी टोटल 9 चरण होते हैं नक्षत्रों के एक राशि के अंदर। क्लियर हुआ यहां तक? तो और उस समय बाकी ग्रह जहां जहां जिस राशि में जिस डिग्री पे हैं वो पंचांग से सेट किए जाते हैं। और आजकल तो ये सब कुछ सॉफ्टवेयर में है। राइट। मान लीजिए आपका सिंह लगन है, जिस समय जन्म हुआ जातक का उस समय सिंह लगन उदित हो रहा था और उसका चंद्रमा मेष राशि में था, नवम भाव में। मेष राशि अगर लगन सिंह है तो मेष राशि नवम भाव में आएगी। देखिए ये जो लगन है ये भाव नंबर 1 है, यहां 1 से 12 तक कोई भी राशि हो सकती है। ओके। और जो है आपकी राशि मेष से मीन तक कोई भी हो सकती है। और जो पहला नक्षत्र होता है वो जो है अश्वनी नक्षत्र होता है केतु का, और अंतिम नक्षत्र जो होता है वो बुध का होता है, रेवती नक्षत्र का। यानी आपका भचक्र अश्विनी नक्षत्र मेष राशि से शुरू होके 27वां नक्षत्र रेवती है बुध का, मीन राशि का अंतिम, वहां समाप्त होता है। अब आपकी सिंह लगन है, मेष राशि है, और बाकी ग्रह उस हिसाब से बैठे हुए हैं जो उस मोमेंट पे थे। अब उनका फलादेश किया जाता है। सिंह लगन का स्वामी सूरज है,
मान लीजिए सिंह लगन का स्वामी सूरज जो है 10th हाउस में है। ओके। 10th हाउस में सूरज बहुत पावरफुल हो जाता है। हम्म। वो राज सत्ता है। 10th हाउस से सीनेट है, ओके। पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट की गद्दी है। तो वहां जाके ग्रह मंडल का राजा बैठ गया, बहुत पावरफुल हो जाता है। और हमारे ट्रम्प साहब का भी सिंह लगन है और 10वें घर में वृषभ राशि जो कि हाउस ऑफ प्रोफेशन भी कहलाता है, वहां सूरज बैठा है और देखिए वो विक्टोरियस हुए हैं। वाह। तो इस तरह से ग्रहों का विवेचन किया जाता है और जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। अब हमने एग्जाम्पल लिया मेष। मेष में अश्वनी से शुरू होता है, जी। 13 डिग्री 20 मिनट पे अश्वनी समाप्त हुआ, भरनी नक्षत्र शुरू होगा, वो शुक्र का है, वो 26 डिग्री 40 मिनट पे समाप्त होगा। यानी अगर जातक का जन्म मेष राशि में 13 डिग्री 20 मिनट के बाद 26 डिग्री 40 मिनट के बीच हुआ है तो भरनी नक्षत्र में हुआ, तो वो शुक्र का नक्षत्र है। उस जातक की महादशा जन्म के समय शुक्र की महादशा से शुरू होगी और उसके आगे फिर सूर्य की महादशा, चंद्रमा की ये महादशा, इस तरह से जो सीक्वेंस है वो चलता चला जाता है लाइफ लॉन्ग। सभी 9 ग्रहों की महादशा किसी को मिलती नहीं है क्योंकि Okay. उनका टोटल 120 ईयर्स हो जाता है। ओके। एस्ट्रोलॉजी में एक इंसान की जो संपूर्ण जीवन है वो 120 साल का डिफाइन किया है, जी। जो कि बहुत रेयर मिलता होगा किसी को। अदरवाइज जो जनरल हम देखते हैं लाइफ स्पेन वो होता है। अगर कोई 120 साल जी जाता है तो वो सारे के सारे सारे के सारे ग्रहों की महादशा उसको पूरी मिल जाएगी, संपूर्ण जीवन हो गया। संपूर्ण जीवन मिल जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि लगन कुंडली जो होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। यस, लगन कुंडली की राजगद्दी है, आपका पूरा शरीर है जो Okay. लगन है। जो दूसरा घर है वो आपका कुटुंब है, आपकी वाणी है, ओके। आपका धन स्थान है। जो आपका तीसरा घर है और प्रकृति से भी जुड़ा है, लाल किताब ने आगे प्रकृति से जोड़ा है। सेकंड हाउस धर्म स्थान है जिसे आप मंदिर कहते हैं। थर्ड हाउस जो है वो आपके भाई बहनों का है, ओके। आपके पराक्रम का है, हम्म। शौर्य का है और वो प्रकृति में खेत है। ओके। खेत में yes. कितना पराक्रम करना पड़ता है, कितनी बहुत, मेहनत करनी पड़ती है। बहुत। चतुर्थ घर जो है वो आपके भूमि, भवन, माता, वाहन का सुख है। वो आपके सुखों का हेड क्वार्टर है। अगर चतुर्थ भाव बहुत अच्छा है, शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह उसको देखते हैं और उसकी महादशा आपको मिलती है, तो आप लाइफ में बहुत फ्लोरिश करेंगे। और प्रकृति में क्या है, ये बहती हुई नदी है। चौथा घर जो है नदी है और इसका जो स्वामी होता है चौथे घर का, पक्के घर की भी बात करते हैं लाल किताब में। चौथा पक्का घर चंद्रमा का है और चंद्रमा ही इसका कारक होता है। पांचवां घर जो है वो विद्या का है, हायर एजुकेशन, आपकी संतान, आपकी अथॉरिटी, आपका रोमांस। तो एक एक भाव के अंदर बहुत चीजें भरी हुई हैं। और पांचवां घर पक्का घर किसका है? सूरज का। 5 नंबर राशि जो है सिंह राशि है, सूरज का। और प्रकृति में ये क्या है? जंगल, पहाड़, झरने। और सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य। और सिंह क्या होता है? जंगल का राजा होता है। यहाँ ग्रह मंडल का राजा सूर्य है। जी। अब ग्रह मंडल का राजा तो सूर्य है, वो पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता है, लेकिन शेर सिंह कहाँ विचरण करता है? जंगल में, पहाड़ में, झरनों में। तो जिसके चंद्रमा पंचम में होगा उसकी मेंटल क्रिएटिविटी बहुत होगी और उसको टूरिज्म का बहुत शौक होगा। वो जगह जगह नई नई जगह एक्सप्लोर करना चाहेगा, जंगल, पहाड़, झरने, प्रकृति से जुड़ा होगा। अब छठा घर क्या है? छठा घर है रोग, ऋण, शत्रु। लोग सुन के ही डर जाते हैं।
जी हर कोई रोग से, ऋण से, शत्रु से बचना चाहता है, बिल्कुल शांतिपूर्वक जीना चाहता है। बिल्कुल। और ये पाताल लोक भी है, छठा घर। ओके। और ये हॉस्पिटल भी है। रोग स्थान क्या है? हम्म, हॉस्पिटल, रोग बिल्कुल स्थान। रोग स्थान है। तो इसका जो पक्का घर ये बुध का है। बुध बुद्धि का भी कारक है, नसों का भी कारक है, और अंदर आपके जो बैक्टीरिया रहते हैं बॉडी में उसका भी कारक है। और जैसे उसका बैलेंस बिगड़ता है, हेल्थ बिगड़ती है। और इसके कारक केतु भी है। अब केतु तो उसकी तो बॉडी है नहीं, छाया जी ग्रह है, यानी बुध और केतु दोनों इसको कंट्रोल करते हैं, और ये पाताल है। तभी छठे घर में गए हुए ग्रह आपको परेशान करते हैं। ये रोग भी देते हैं, ऋण भी देते हैं, शत्रुता भी दे देते हैं। छठे घर में राहु को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि राहु शत्रु हंता है। लेकिन शत्रु हंता कैसे है? जब कोई शत्रु पैदा होगा तभी तो उसका हनन करेगा। बिल्कुल यानी शत्रुता फिर भी होगी, लेकिन विक्टोरियस आप होंगे। लेकिन विक्टोरियस कैसे होंगे? युद्ध तो होगा, बिल्कुल टेंशन तो होगा होगी, बिल्कुल होगी। कोर्ट तक खींच के ले जाएगा। और राहु क्या है? अस्त्र शस्त्र है, तलवार, चाकू, बंदूक वो भी चल जाती है। सातवां घर क्या है? अपोजिट सेक्स। पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति। और ये आपका पार्टनरशिप का हाउस भी है। ओके और ये रोमांस भी है, प्यार भी है पति पत्नी के बीच का। तो इसका ये पक्का घर किसका है? शुक्र का। शुक्र क्या देता है? लग्जरी देता है, प्रोस्पेरिटी देता है, फाइन आर्ट्स देता है, रोमांस देता है, आपको ग्लैमर देता है, सेक्स देता है, और ये लाइफ का एसेंशियल पार्ट है। तो यहाँ अगर शुभ ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह में कौन से होते हैं? शुक्र खुद बैठा हो, हम्म चंद्रमा बैठा हो, बुध बैठा हो, गुरु बैठा हो, तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलता है। यदि यहाँ क्रूर ग्रह बैठ गए, राहु, केतु, मंगल, शनि या सूर्य, तो फिर वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं, क्योंकि समाज में हम देखते हैं। आठवां घर संघर्ष का है, ये डेथ हाउस है, मृत्यु का घर है। ओके और प्रकृति में ये शमशान घाट, कब्रिस्तान है। और इसका जो मालिक है वो मंगल है, क्योंकि आठवीं राशि का मालिक मंगल होता है। और इसका जो कारक है, मंगल और शनि दोनों होते हैं। शनि भी पक्के आठवें घर में अच्छे फल देता है। लेकिन आठवें घर में अगर चंद्रमा फंस गया, तो चंद्रमा क्या है? जल तत्व है। ऐसा जातक जिसके ये कूल्हे के पार्ट है, ये आपका आठवां घर का जो है बॉडी का पार्ट है, तो वहां जल फंस गया, तो वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता, हम्म चिड़चिड़ा हो जाता है, उसमें मेंटल क्रिएटिविटी की कमी होती है, और डिप्रेशन में ऐसे लोग चले जाते हैं। खास करके जो पूर्णिमा और अमावस्या, और आप देखेंगे कि जो लोग सुसाइड करते हैं उसमें ज़्यादातर लोगों का चंद्रमा अष्टम में होता है। इनको जल से बहुत डर होता है, और इनको जल क्रीड़ा, स्विमिंग वगैरह से दूर रहना चाहिए। इनके डूबने का बहुत खतरा होता है। हम बॉम्बे में मानसून में सुनते हैं कि भाई जुहू बीच पे 6 दोस्त घूमने गए, वहाँ वो नहाने लगे और उसमें से 3 बह गए, 3 किसी तरह से रेस्क्यू किए गए। राइट तो ऐसा हो जाता है, और ये बॉम्बे में तो बहुत दफ़े हम सुनते हैं मानसून में। तो ऐसे लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। वैसे मानसून में हर एक को सावधान रहना चाहिए। अब नवम का जो चंद्रमा होता है, नवम भाव क्या है? भाग्य स्थान है, ओके गुरु का आश्रम है, धर्म स्थान है, ये बड़े बड़े जो होते हैं, ज्ञान का घर है। अब नौवें घर में अगर गुरु आ गया, ये गुरु का पक्का घर है, जिसके नौवें घर में गुरु बहुत अच्छा आ गया, वो व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होगा, बहुत भाग्यशाली होगा, और बहुत ज्ञानी होगा, इथिकल होगा, किसी को
हिट नहीं करेगा, चिट नहीं करेगा। और जिस जातक के गुरु नवम में आता है, उसके जो पुरखे हैं, उनके घर के जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी वो बच्चा बहुत शुभ होता है, उनके कष्ट भी दूर कर देता है। और साथ में अगर चंद्रमा भी नवम में हुआ तो ये गज केसरी योग बन जाता है। ओके। और ये गज केसरी योग ज्योतिष का बहुत पावरफुल योग है, वैदिक के हिसाब से भी और लाल किताब के हिसाब से भी। नौवें घर में गुरु और चंद्रमा दोनों आ गए और दोनों परम मित्र हैं। और लाल किताब ये कहती है कि अगर नौवें घर में शुभ चंद्रमा है तो ऐसा जातक चाहे कितने ही गरीब घर में क्यों ना पैदा हुआ हो, जी। बड़ा होते होते वो जहाजों का मालिक हो जाएगा। वाह। ये स्टेटमेंट है लाल किताब की। और साथ में अगर गुरु बैठा है तो सोने में सुहागा। वाह। तो हमने देखा है कि चाहे कितने भी गरीब घर का बालक क्यों ना हो, बड़ा होते होते वो बहुत बड़ी हस्ती बन जाता है, बहुत समृद्ध हो जाता है, फेमस हो जाता है और बहुत उसकी भू संपत्ति और हर तरह के वैभव उसको जीवन में मिलते हैं। और कोई कोई तो वाकई ही जहाजों का मालिक भी हो जाता है। रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। वो इतना बढ़िया भाग्य लेके आया है। What is your horoscope? It is nothing but carry forward balance sheet of your previous birth deeds. जब ये गुरु और चंद्रमा नवम में आते हैं तो ये बताते हैं कि पिछले जन्मों के कर्म आपके बहुत अच्छे थे, तो इस वजह से आपको ये फल मिला। और ये समुद्र है, नवा घर समुद्र है, जहाज कहाँ तैरेगा? जल में ना। और कई बार तो लाल किताब को समुद्रिका भी कहा जाता है। और दसम घर में अगर चंद्रमा है, ये दसम घर क्या है? राज सत्ता है, पार्लियामेंट है, सीनेट है। अगर यहां शुभ ग्रह बैठे हैं तो ये भी बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन लाल किताब ये कहती है 10वें घर में बैठे ग्रह धोखे के ग्रह हैं, धोखे के। अगर ये शुभ फल देंगे तो भी 2 गुना देंगे और अगर अशुभ फल देंगे तो भी 2 गुना देंगे। अब इनको अध्ययन करना पड़ता है। वो कैसे किया जाएगा? वो ऐसे किया जाता है कि 10वें घर में कोई ग्रह बैठा है तो चौथे घर में कोई ग्रह है कि नहीं। अगर चौथे में नहीं है तो वो अच्छा फल नहीं दे पाएगा। अगर 8वें घर में वो बुरा फल देता है तो 10वें में भी बुरा फल देगा। 8वें में अच्छा देता है, 10वें में भी अच्छा देगा। और अगर 10वें घर में चंद्रमा बैठ गया तो 10वां पक्का घर जो है शनि का है। राइट। और ये मैंने बताया राजसत्ता का घर भी जी। है। अब चंद्रमा वहां बैठ गया तो शनि के घर में चंद्रमा चला गया। चंद्रमा जल है, शनि से चंद्र की शत्रुता है, ये एक तरह से विष योग बन गया। तो ये बहुत क्लियर इंडिकेट करता है कि ऐसे जातक के पूर्वजों ने, पिछली जनरेशन ने कोई जल का संसाधन बंद कर दिया है। जैसे गांव में कुएं, बावड़ियां, तालाब होते थे और ये बंद होते आपने भी देखे होंगे, विकास के नाम पे बंद बिल्कुल होते हैं। तो उनके पूर्वजों ने कुछ किया होगा। तो चंद्रमा का 10वें में आना एक तरह से दोष भी होता है। ओके। और 11वां घर क्या है कुंडली का? वो जो है तो शनि का ही घर, लेकिन उसका कारक गुरु है। और नेचर में क्या है? ये राजा का दरबार है, जिसको बोलते हैं कोर्ट आजकल, कचहरी, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो वहां शनि न्याय देता है, जस्टिस देता है। कसम किसकी खाता है? गुरु की कसम खाता है। आपने देखा न्यायालय में पहले कसम दिलाई जाती है। बिल्कुल। कसम किसकी दिलाई जाती है? आपकी धार्मिक बुक की, गीता की, कुरान की, बाइबल की। हाँ, क्यों? वो क्या है? गुरु का रूप है। राइट। और अगर सरदार जी हैं तो गुरु ग्रंथ साहब। बिल्कुल। तो गुरु का रूप आप देखिए, ये आज की बात है और ये हमारी विद्या तो लाखों साल पुरानी है कि 11वें घर में शनि गुरु की शपथ लेके अपना फैसला सुनाता है। बताइए कितनी गजब है हमारी ज्योतिष विद्या।
जो आज भी सब जगह लागू होती है। द्वादश घर क्या है? खर्चे का स्थान है, विदेश है, फॉरेन। आपका बेडरूम है, शय्या सुख जिसे कहा जी जाता है। अगर इसमें 12वें का स्वामी 12वें में बैठ जाएगा तो इसको मूसल योग बोलते हैं, यानी ये बहुत खर्चा कराएगा। ओके उसका काम ही है खर्चा कराना। हाँ, आपको सेंसस भी बहुत करेगा, वो भी शय्या सुख भी देगा, और खर्चा कराएगा तो इनकम तो कहीं से आएगी। जी लेकिन अगर शुभ ग्रह बैठा है, जैसे गुरु बैठा है 12वें, तो आपको धर्म कर्म पे खर्चा कराएगा। चंद्रमा बैठा है, अच्छे कामों पे खर्चा कराएगा। तो ये शुभ ग्रह जो शुभ कार्यों पे खर्चा कराएंगे। अब राहु बैठ गया, मंगल बैठ गया तो शनि बैठ गया। हालांकि शनि भी 12वें में अच्छा माना जाता है, लाल Okay. किताब इसको अच्छा मानती है। तो क्रूर ग्रह जब बैठते हैं 12वें में तो खर्चा कुछ इधर उधर का भी हो जाता है। और 12वें में बैठे ग्रह आपको विदेश की यात्राएं भी कराते हैं। ओके तो ज्योतिष पूरे प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ग्रहों के अपने नेचर है, शुभ ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, मेल प्लैनेट्स हैं, फीमेल प्लैनेट्स हैं। उसी हिसाब से आगे हमारी जो है डेमोग्राफी चेंज होती है, फीमेल भी पैदा होती है, मेल भी पैदा हो रहे हैं। तो ये नेचर का एक बैलेंस है। इस तरह से हमारी एस्ट्रोलॉजी चलती है। सर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे अगर आप और समझाएंगे, एक इंसान अगर जानना चाहता है कि उसकी कुंडली में क्या चल रहा है, इन डेप्थ समझना चाहता है, एनालिसिस करना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है? इन डेप्थ समझने के लिए कुंडली सामने होनी चाहिए, ओके उसका लगन क्या है, ओके और लग्नेश कहाँ बैठा है, किस हाउस में बैठा है, और उस पे किन ग्रहों की दृष्टि है। ओके अगर जैसे लग्नेश आपका चौथे घर में बैठ गया, 5वें में बैठ गया, 9वें में बैठा, 10वें में बैठा, 11वें में बैठा, ये बड़े शुभ स्थान है। ठीक है और इसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि चलेगी। यानी सिंह लगन का हमने एग्जाम्पल लिया, चंद जो सिंह लगन का स्वामी जो है सूर्य 9वें भाव में चला गया, भाग्य भाव में। वो ठीक है। मेष राशि है, उसका उच्च का स्थान है, अपनी उच्च राशि में चला गया। हाँ और मान लीजिए 5वें भाव में गुरु बैठा है, वो उसको पंचम दृष्टि से देख रहा है। भाई ऐसा जातक जो है वो बहुत ही शौर्यवान होगा, बहुत ही जो है नेम फेम वाला होगा, बहुत ही लाइफ में सक्सेसफुल होगा, क्योंकि बॉडी है लगन, उस पे गुरु की दृष्टि आ गई। और गुरु जो है वो पंचमेश होके पंचम में बैठा है। एक बात, धनेश सेकंड हाउस का लॉर्ड, वो कहाँ बैठा है? इसमें जो है सिंह लगन में बुध होता है सेकंड हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का, तो ये धन स्थान और 11th लाभ स्थान। अब बुध भी अगर सूर्य के साथ नवम में ही बैठ गया तो बहुत अच्छा है। लग्नेश और धनेश साथ में बैठे, उस पर गुरु की दृष्टि आ गई, बहुत बढ़िया होगा। मान लीजिए बुध जो है आपका 7वें भाव में चला गया, वो भी बहुत बढ़िया स्थान है, तो अच्छे फल देगा, आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन बुध अगर 12वें चला गया, व्यय के स्थान में धन का स्वामी चला गया, तो बुरे फल देगा। फिर ये देखना है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा उस समय पे क्या चल रही है। ओके अब धनेश की बात कर रहे हैं, अगर धनेश की महादशा, धनेश इस केस में बुध है, तो अगर बुध की महादशा चल रही है तो धन खूब आएगा, क्योंकि Flow बढ़ उसकी जाएगा। ही महादशा चल रही है। तो उसका क्या काम है? धन देगा, लाभ देगा, आपको जो है और तरह की लग्जरी देगा, ज्ञान भी देगा, बुद्धि बड़ी अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल भी बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि बुध जो है वो कम्युनिकेशन स्किल देता है। जितना मीडिया है बुध और राहु से कंट्रोल होता है, राइट इस तरह से होता है। अब जैसे शुक्र है, जी वो छठे घर में बैठ जाए, जी छठा घर जो है मैंने बताया रोग ऋण शत्रु का है, लेकिन और शुक्र बहुत अच्छा नहीं माना जाता वैदिक में, ओके छठे घर में नीच का हो गया लाल किताब के हिसाब से। लेकिन लाल किताब कहती है कि जिसका शुक्र छठे घर में बैठ गया, उसके लिए वो कहती है लल्लू करे कव्वालियां रब लिखे लावे, यानी ऐसा जातक जो भी बोलेगा उसकी वाहवाही होती जाएगी। और उसका कारक बुध है, छठे घर का। बुध वाणी देता है, बुद्धि देता है, और बुध भी अगर साथ में बैठ गया
तो कहते हैं ये सब पब्लिशर होता है। आज पब्लिशिंग प्रिंटिंग ही नहीं रह गई। जी। हम लोग जो बात कर रहे हैं ये भी पब्लिशिंग है, राइट। यूट्यूब पे, डिजिटल पे। बिल्कुल। और पब्लिशिंग हाउस तो हर घर में प्रिंटर है, जो चाहिए प्रिंट आउट निकाल Right. लीजिए। तो लल्लू करे कव्वालियां रब लिखे लाए। और मैंने बहुत से यूट्यूबर को देखा है जिनके शुक्र छठे में होता है, जो बोल रहे हैं वाहवाही हो रही है और फॉलोवर बहुत हैं उनके, उन ग्रेट इन्फ्लुएंसर हैं। और ये भी कहती है लाल किताब कि बुध और शुक्र अगर इकट्ठे हों तो ये उड़ता हुआ सांप है। कभी मतलब देख, उड़ता हुआ उड़ता सांप हुआ मतलब? सांप है। लाल किताब की मैंने कहा ना, भाषा ऐसी है। आपने कभी उड़ता सांप देखा है? नहीं। नहीं देखा ना, होता है। ओके। अपर आसाम के डेंस फॉरेस्ट में हाँ। मैंने उड़ते हुए सांप देखे, गोल्डन करके, खास करके ये मानसून की सीजन में। मेरी वहाँ पोस्टिंग थी 4-5 साल, और मेरी फील्ड की ड्यूटी थी डेंस फॉरेस्ट में। वाह। तो मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया, गोगोई करके था मेरा ड्राइवर, कहता सर आप बड़े गौर से, एक दिन उसने क्या सडनली ब्रेक लगा दी। मैं आगे 7वीं सीट पर था, मैंने पकड़ा हुआ था। तो मैंने कहा गोगोई तुमने क्यों ब्रेक लगाई सडन? कहता सर उड़ता हुआ सांप निकला, अगर मैं ब्रेक नहीं लगा तो गाड़ी उसको हिट होती मर जाता। मैंने कहा उड़ता हुआ सांप? कहते हाँ। कहते आप गौर से सामने देखते रहिएगा और आपको बहुत उड़ते सांप मिलेंगे जो कि क्रॉस करते हैं रोड से इधर से उधर। और गोल्डन कलर थे जनरली उनके। और मैंने भी बहुत से उड़ते सांप देखे। तो उड़ते सांप की परिकल्पना लाल किताब में मिलती है, और वो इसके कई इंटरप्रिटेशन भी आते हैं कि अगर आपने उड़ता हुआ सांप देख लिया तो आपकी ये ग्रह एक्टिवेट हो जाएगी। ये नेचुरल फिनोमेना है, आप सांप को उड़ा के नहीं देख सकते। बिल्कुल। तो आप उस एरिया में गए हैं और वो उड़ते हुए सांप आपको बाई चांस दिख गए हैं, तो नेचर से कितनी गहराई है इसकी। और कहाँ तक ये बात जाती है कि लल्लू करे कव्वालियां रब ले खेलावे, मतलब वो बातें भी उसकी सत्य सिद्ध होती हैं और लोग तारीफ करते हैं। सर आप एक लाल किताब के एक्सपर्ट हैं, राइट? एंड बाकी एस्ट्रोलॉजिकल और ऑकल्ट साइंसेस के अगर हम उनकी तरफ देखें तो लाल किताब बहुत डिफरेंट बताई जाती है। ऐसा क्या डिफरेंट है लाल किताब में जिसकी मान्यता भी बहुत ज्यादा है, मगर वो अदर साइंसेस से, एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस से, ऑकल्ट साइंसेस से कंप्लीटली डिफरेंट है? देखिए, लाल किताब को जनता के सामने लाने वाले महान ज्योतिषी श्री रूपचंद जी जोशी थे, जो जालंधर पंजाब में हुए। फरवाना विलेज था उनका वहाँ पे, और वो गवर्नमेंट सर्विस में थे। उन्होंने इसका बहुत अध्ययन किया और उन्होंने ही इसके टाइम टू टाइम जो पब्लिशिंग की, और 1952 में उन्होंने बृहद लाल किताब पब्लिश की। जैसे जैसे वो स्टडी करते गए वो आगे देते चले गए। अब लाल किताब और ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष, लाल किताब का आधार वैदिक ज्योतिष ही है। अगर आपने वैदिक नहीं पढ़ी तो लाल किताब नहीं कर सकते। और मैं ये कहूँगा जितनी भी अकल्ट साइंसेस हैं उन सब का आधार वैदिक ज्योतिषी ही है। राइट। क्योंकि सारा कुछ तो 9 ग्रहों पे है। अगर आप न्यूमरोलॉजी पे भी जाते हैं तो वो तो यही कहते हैं कि भाई जो 1 नंबर है वो सूरज का है, 2 चंद्रमा का है, 3 गुरु का है, 4 राहु का है, 5 बुध का है, 6 शुक्र का है, 7 केतु का है, 8 शनि का है, और 9 मंगल का है। तो बाहर का है। आपकी न्यूमरोलॉजी तो उसी से निकली, पैदा कहाँ से हुई है? तो लाल किताब में जो लगन है उस हिसाब से कुंडली बन गई। लगन एक राशि मेष से मीन तक कोई भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन बर्थ टाइम। राइट। हमने यहां पकड़ा था सिंह लगन, तो 5 लिखा है वहां, और उस हिसाब से पूरे 9 ग्रह लिखे हैं कुंडली में जहां थे। अब लाल किताब वाला आता है, कहता है इसको जो है जी हम 5 नहीं रखेंगे ऊपर, हम 5 मिटा देते हैं, इसको हमने 1 डाल दिया। ये हाउस नंबर भी 1 हो गया और खाना नंबर भी 1 हो गया। यानी लाल किताब पक्के खानों की बात करती है। लाल किताब में राशि को त्याग दिया, नक्षत्र को त्याग दिया, सिर्फ पक्के खानों की बात करती है।
अब हम वहां से चलते हैं, दूसरा घर जो जहां 6 लिखा था उसको 2 कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ओके। जो यानी अब पक्का घर दूसरा, उस पे 2 नंबर ही लिखा हुआ है। यानी जो तीसरा घर था उस पे 7 लिखा था, उसको उन्होंने 3 कर दिया। चौथे घर में 8 लिखा था, उसको 4 कर दिया। यानी जो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से गिनती आती है घरों की, वही नंबर लिख दिए 1 से लेके 12 तक। 12 तो ये हो गए पक्के घर। लाल किताब यहां डिफर करती है और ये काल पुरुष की कुंडली कहलाती है। जैसे काल पुरुष, हाँ, काल पुरुष को ही मान के लाल किताब चलती। जैसे ओके, पहला खाना काल पुरुष का सिर है, दूसरा खाना मुख है, मुख, तीसरा खाना बाजू है, चौथा हार्ट है, पांचवा पेट है, छठा इसके नीचे है, सातवां जो आपके जो है जेनिटल पार्ट है, आठवां आपके कूल्हे आ गए, और उसके नीचे 9वां घुटने आ गए, 10वां ये आ गया, 11वां इसके नीचे, और 12वां आपका यहां आ गया। ये पूरा आपको बॉडी को डिफाइन कर देता है। 12 हाउसेस। हाँ, और उसमें ग्रह कहाँ बैठे हैं, यानी 8वें घर में कोई आपके जो मेलेफिक प्लेनेट बैठे हैं, क्रूर ग्रह, तो आपको 8वें घर उस एरिया से संबंधित रोग दे देंगे। और कुंडली में कहीं शनि और मंगल इकट्ठे बैठे या दृष्टि है, वो कैंसर तक दे जाते हैं। ओके। बुध तीसरे में हो, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम कर देता है, एक्सट्रीम हो टीबी की कर देता है, क्योंकि 3rd हाउस जो है लंग्स भी है, यहां होते हैं ना जी। तो अब लाल किताब बहुत रियलिस्टिक पे आ जाती है। वो कहती है अगर प्लेनेट शुभ है तो अच्छे फल देगा, अशुभ है तो बुरे फल देगा। अब लाल किताब ने राशि और नक्षत्र तो त्याग दिए जी, लेकिन उसने कुछ और फंडे पकड़े। जैसे वो ये कहती है, उन्होंने ग्रहों के आपस के कोरिलेशन जो कि हजारों की तादाद में याद रखने भी मुश्किल है। वो ये कहती है कि यदि 11वें घर में केतु बैठा है तो चंद्र बर्बाद। अच्छा, अब ये बात वैदिक को तो नहीं मालूम, लेकिन देखा गया 11वें घर में अगर चंद्रमा बैठ गया तो केतु कौन है, संतान से संबंधित समस्या आएगी। जी, तो कई बार मैंने देखा 11वें घर में चंद्रमा बैठा हो तो उसकी संतान हो नहीं पाती, 10-10 15-15 साल हो जाते हैं शादी को। और वो कहता है अगर संतान हो जाए तो जातक की माता यानी दादी बच्चे को 43 डेज तक देखे नहीं। अच्छा, और कई बार तो ऐसा होता है कि जब तक दादी जिंदा है पोता पोती हो ही नहीं पाता है, वो दुनिया से जाती है उसके साल 2 साल में हो जाता है। अगर उसी तरह ये कहता है अगर केतु बैठा है 11वें घर में, पक्के घर की बात हो रही है जो मैंने आपको गिनवा दी, तो आपका चंद्रमा बर्बाद, यानी माता का स्वास्थ्य वगैरह समस्या ही रहेगी। तो इस तरह की बातें जो है, अब गुरु अगर 11वें घर में बैठा है तो राहु बर्बाद, और राहु 11वें में बैठा है तो गुरु बर्बाद, चाहे गुरु कर्क राशि में उच्च का ही क्यों ना। ये भेद जो है वैदिक नहीं पकड़ती, ये जो ग्रहों का आपस में कोरिलेशंस है। अब लाल किताब ये कहती है कि अगर आपके पहले घरों में शनि है, पहले घरों में शनि मतलब 1 से लेकर 6 तक, और बाद के घरों में राहु है, तो आपके जो है शनि के फल बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन पहले घरों में राहु है, शनि बाद के घरों में, तो शनि का जो फल है वो बर्बाद हो गया। तो इसीलिए मैं दोनों ब्रांचेस को डील करता हूं, वैदिक आधार है, साइंस है, और लाल किताब टेक्नोलॉजी है। तो मैं दोनों का मिश्रण लेके उसका फलादेश करने की कोशिश करता हूं। अगर मैं सही समझने की कोशिश कर रहा हूं या सही समझ पाया हूं आपकी बात को, तो ये मतलब हुआ इस पूरी बात का कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस, ऑकल्ट साइंसेस की जितने भी ब्रांचेस हैं, वो ऊपर ऊपर से सारी चीजों को कवर कर रहे हैं, बट लाल किताब ने उन सभी चीजों को डिफाइन कर दिया, प्रॉपर तरीके से बता दिया कि अगर हम इन घरों को क्रॉस करते हैं या आपस में इनके क्या कोरिलेशंस हैं, अगर एक ग्रह के साथ दूसरा ग्रह मिल जाता है तो उससे आपको क्या समस्या हो सकती है, आपके ग्रह आपके परिवार वालों के ग्रह किस तरीके से क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर आपस में कोलाइड कर रहे हैं
तो आपको ये समस्या आ सकती है। तो मतलब इट इज अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम दैट माइट अकर इन अ पर्सन्स लाइफ, राइट? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि इसमें ग्रहों के कोरिलेशन है। आप वहां बैठे हैं, उससे ही बात नहीं बनती है। दूसरा कहां बैठा है, मैं आपके सामने इधर बैठा हूं या उधर बैठा हूं, या आपके बगल में बैठा हूं, या अमेजिंग, आपकी कुर्सी पे आधा आधा बैठा हूं, बहुत ही उससे फर्क पड़ेगा। आप यूं समझिए, मैं उठ के वहां बैठ जाता हूं आपके साथ, कुछ फर्क पड़ेगा? फीलिंग आएगी तो डिफरेंट। हो सकता मैं वहां उधर बैठ जाता हूं, आपको उधर देखना पड़ेगा, आप इधर देख रहे हैं। तो वो ये कहता है एक प्लेनेट यहां बैठा तो दूसरा कहां हो। वो ये कहता है कि लगन में कोई ग्रह है, तो उसके बिल्कुल सामने वाले सातवें खाने में भी कोई ग्रह होना चाहिए। अगर नहीं है तो लगन में बैठा हुआ ग्रह सो जाएगा, वो कोई फल नहीं दे पाएगा, चाहे कितना ही अच्छा हो। चौथे घर में प्लेनेट है, उसके बिल्कुल सामने सातवें घर में कोई प्लेनेट नहीं, 10वां घर, सॉरी, चौथे घर में प्लेनेट है, 10वें घर में कोई प्लेनेट नहीं है, चौथे घर का प्लेनेट सो जाएगा, उस पर दृष्टि नहीं की, और वो कोई फल नहीं दे पाएगा, ना 10वें का ना चौथे का, कुछ नहीं मिलने वाला। किस घर में कौन सा प्लैनेट बैठा है, उसकी कोरिलेशन से सारी की सारी समस्याएं होती हैं, और उनको समझ जाओ तो उसका उपाय भी निकाला जा सकता है। उपाय भी निकाले जाते हैं। अगर हम उपाय की बात करें, ग्रह शांति के उपाय की बात करें, तो एक एक करके हम अगर सारे ग्रहों की उपायों की बात करें, तो आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझा सकते हो कि हर ग्रह के लिए कोई यूनिवर्सल उपाय बताओ। देखिए, लाल किताब के मैं कुछ जनरल उपाय आपको बताता हूं जी, जो हर एक को करने से बहुत लाभ होगा। लाइफ एक अच्छे ट्रैक पे आ जाएगी। और हमें ग्रहों से डिसिप्लिन सीखना है। ग्रहों की एक स्पीड होती है, एक समय होता है। जिस तरह डेली सनराइज और सनसेट का टाइम फिक्स है, राइट। भगवान सूर्यदेव ये नहीं कहते जैसे आप आलस में, नहीं मैं तो थोड़ी देर बाद उठूंगा। वो भी अगर ऐसा करने लग जाए तो हो गया ब्रह्मांड, तो फिर गया। ट्रू। तो इफ यू हैव डिसिप्लिन लाइफ, life will give you decency and dignity. If you take it in a casual way, you are bound to get casualty. Choice is yours. तो हमें ग्रहों से ये सीखना है कि हमारा सोने, उठने, खाने पीने का टाइम एक निश्चित होना चाहिए, रोज उसी रेंज में होना चाहिए। हम कभी उठ रहे हैं सुबह 5 बजे, कभी सुबह 9 बजे। आप अपनी बायोलॉजिकल सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। और मैंने कहा ना, बायोलॉजिकल सिस्टम क्या है, हर पार्ट में मैंने आपको हाउस और प्लेनेट गिनवा दिए। इट इज नथिंग बट कंपोज्ड बाय हाउसेस, प्लैनेट्स, नक्षत्रस। बाकी तो हार्ड मास है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर क्या है, ये जो इसमें लैपटॉप में सॉफ्टवेयर डाल के घूम रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का, वो एक्चुअल नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर क्या सॉफ्टवेयर है, हमारी बॉडी को अगर हम हार्डवेयर मान लेते हैं तो बायोकेमिस्ट्री तो सेम है। राइट। हम सभी इंसानों की, चाहे वो यहाँ या अमेरिका में या अफ्रीका में, बिल्कुल। और हम एक दूसरे से पूरा डिफर कैसे करते हैं। दोनों की ना नेचर सेम होती है, ना बिल्टअप सेम होती है, ना बोलने का तरीका सेम होता है, ना भाग्य सेम होता है। तो अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, ये 9 प्लैनेट्स, 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 12 भाव, ये उसका पुतला है। वो जिस दिन वो सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाता है, लोग राम नाम सत्य कर देते हैं 4 घंटे। तो ये बात है कि उसको हमें उस तरह से समझना है, डिसिप्लिन में रखना है। और ग्रहों का आपस में कोरिलेशन है। लाल किताब ये कहती है कि लगन में कोई प्लेनेट बैठा है, और 8वें घर में भी प्लेनेट बैठा है, और 11वें में भी कोई प्लेनेट बैठा है। तो लगन में बैठे प्लेनेट के पैरों का काम करेगा 8वें घर का प्लेनेट, और 11वां हाउस का जो प्लेनेट है वो उसकी आंखें हैं। तो अगर ये पहला, 8वां और 11वां तीनों भरे हुए हैं तो उसके बहुत ज्यादा अच्छे लाभ उसको मिलेंगे। और अगर पहले में प्लेनेट है, 8वें में है, 11वें में नहीं, तो ये तो षडाष्टक बन गया, वो प्रॉब्लम में आएगा। मतलब बहुत सी कंडीशंस हैं। हालांकि उन्होंने इसको सिंप्लीफाई किया ग्रह, राशि और नक्षत्र को छोड़ के, लेकिन इस तरह से ये और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। हजारों तरह की कॉम्बिनेशन है। फिर उस बेस पे इसकी रेमेडीज निकलती हैं। जी। मान लीजिए 8वें घर में वर्ष फल में आपके राहु आ गया। 8वें घर में राहु बहुत तकलीफ देगा। उस साल में आपका भयंकर एक्सीडेंट करवा सकता है, आपको भयंकर नुकसान करा सकता है, आर्थिक रूप से भी।
अब उसको हमें शिफ्ट करना है। जी। अब लाल किताब ये कहती है कि उसको अगर हम चौथे घर में ले जाए, जो कि माता वाहन सुख का है, तो वो अपने जो दुष्परिणाम नहीं देगा। ठीक है। अब आठवें घर से उठा के उसको चौथे घर, यानी चौथा घर मैंने बताया कि बहती नदी है, जी। तो राहु का जो मेटल है वो हम्म। लेड है, सीसा। वो लाल किताब कहती है 8 टुकड़े लेड के ले लो इक्वल वेट के। ओके। मान लो आपने 100 ग्राम के ले लिए, और 8 ही कोकोनट ले लो, ये जो ब्राउन वाले जटा वाले हैं। हम्म। और गुरुवार के दिन सनसेट से थोड़ा पहले, रात नहीं होनी चाहिए, सनसेट नहीं होना चाहिए, सनसेट से थोड़ा पहले आप जो है नदी में डाल दो। ओके। तो ये आपके 8वें घर से चौथे में शिफ्ट हो गया, और आपको उस साल में राहु के दुष्परिणाम से आप बचोगे। ओके। उसी तरह से अगर एकादश भाव में राहु है, उसका भी आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। एकादश भाव क्या है? कोर्ट है, मैंने बताया ना। तो कोर्ट में कोई केस ऐसा चल जाएगा, कोई लिटिगेशन में फंसोगे, कोई ब्लेम आ सकता है। आपने देखो अगर सडनली कई बड़े बड़े पॉलिटिशियन ट्रैप हो जाते हैं रातों रात। ओवरनाइट, ये राहु जो है आकस्मिकता, सडननेस देता है। तो 11th में बैठा हुआ राहु जो है वर्षफल में इतना घातक है, जबकि वैदिक इसको घातक नहीं मानती, वो कहते बहुत अच्छा है, क्रूर ग्रह 11th हाउस में बहुत अच्छा है। तब 11th से उसको फिर 4th में लेके जाना है, फिर नदी में डालना है, ताकि आप उस साल में आपकी सुरक्षा हो सके। तो उसके लिए वो कहता है 4 किलो लेड का एक पीस लो। 4 किलो? हाँ, 4 किलो का सिंगल पीस, और 4 ही कोकोनट लो, और उसको गुरुवार के दिन नदी में डाल दो। आपका वहां से वो शिफ्ट हो गया, आपका बचाव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसकी शिफ्टिंग के उपाय हैं। इसी तरह से और भी बहुत उपाय हैं, जैसे अगर आपके 7वें घर में शनि बैठा है, ओके। तो ये आपके वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करेगा, जी। तो इसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा। अब इसको कहाँ शिफ्ट करें? इसको छठे घर में ले जाएं, क्योंकि शनि छठे घर में अच्छे फल देता है। उसके लिए लाल किताब ये कहती है एक बांसुरी लीजिए और उसमें चीनी भर दीजिए, देसी खांड, और शनिवार के दिन उसको आइसोलेटेड प्लेस में, सुनसान जगह में, वीराने में गड्ढा खोद के दबा के आ जाइए। ओके। कितना सिंपल है। बहुत बांसुरी और चीनी ज्यादा ज्यादा 50 रुपए का सामान। जी। और अगर आप शांति कराने लगो, ग्रह शांति, वैदिक के हिसाब से तो पंडित जी तो लाख रुपए का खर्चा बता देंगे। ज्यादा भी बता सकते हैं। और मैंने देखा है कईयों की शादी की रुकावट इस उपाय से दूर हुई है, क्योंकि 7वें में बैठा शनि शादी को बहुत डिले कराता है, और कई बार तो हो जाती है तो उसमें विघन डालता है, डाइवोर्स तक करा देता है। क्योंकि शनि हुआ, राहु हुआ कि तो ये विच्छेद कारक है। जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग होते हैं ना कई, हाँ। तो ये वो गैंग है जो विच्छेद करवाते हैं। तो इनके उपाय बहुत पावरफुल, बहुत सरल और सस्ते लाल किताब के ये जो टोटके हैं उसमें मिलते हैं। तो इंडिविजुअल की कुंडली को ही पूरा स्टडी करके कि किसने कितने वर्ष का हो गया, वो कौन सा वर्ष उसकी लाइफ का चल रहा है, उसमें प्लैनेट्स कहाँ शिफ्ट हो गए हैं लाल किताब तालिका के हिसाब से, टेबल के हिसाब से, और उसके क्या उपाय उस पर लागू होंगे, वो किए जाते हैं। सर, ये साल क्या लगता है आपको लोगों के लिए मंगल का जो साल है वो कैसा होने वाला है? देखिए, जो 2025 है उसका टोटल 9 होगा, जी। वो मंगल का है। जो है सूरज के लिए, यानी 1 नंबर वालों के लिए 3 नंबर और 5 नंबर, 6 नंबर और खुद 9 नंबर, इनके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, और किसी के लिए ज़्यादा बुरा नहीं दिखता है। दूसरा, अभी शनि देव जी जो हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में चल रहे हैं, और वो मार्च में 29 मार्च को वो मीन में प्रवेश करेंगे।
राहु वहीं बैठे हैं मीन राशि में। राहु और शनि का मिलन हो जाएगा लगभग 2 महीने के लिए। तो ये राहु और शनि का ये 2 महीने का जो मिलन होगा, ये पीरियड थोड़ा विस्फोटक हो सकता है। ओके। और दूसरा, मई के महीने में ही गुरु आगे बढ़ेगा और वो मिथुन राशि में जाएगा। ओके। वो लगभग कुछ 4-5 महीने के बाद आगे फिर कर्क राशि में जाएगा। तो ये गोचर ठीक है गुरु का जो ये है, लेकिन शनि का जो लगभग 2-3 महीने का पीरियड होगा, जो एसोसिएट हो जाएगा गुरु शनि और राहु। फिर उसके बाद राहु वक्र गति से चलता है, तो ये आपका कुंभ राशि में जब आएगा तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है। तो वो पीरियड, उसके बाद का पीरियड ठीक चलेगा और विश्व शांति के लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि दुनिया ये वार से तंग आ गई है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कहा कि ये युद्ध का नहीं, बुद्ध का युग है। जी। हमें मिल बैठ के सारी समस्याएं सुलझा के शांतिपूर्वक जीवन बिताना है। और मुझे दिखता है कि मंगल का साल है और गुरु भी बुध और अपनी उच्च राशि में चलेगा, तो चीजें लेटर हाफ में बेटर हो जानी चाहिए। सर, आपने एक प्रेडिक्शन किया था इस साल डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, और वो प्रेडिक्शन सच हो गया। यस। अभी आपने कुछ ऐसी बातें बोली जिनसे ये अंदाजा होता है कि भारत को विश्व गुरु माना जा रहा है, और कहीं ना कहीं अमेरिका भी वर्ल्ड पावर के रूप में हमेशा से ही आगे रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो इस बार बयान दिए हैं, उन्होंने बोला कि वॉर शुड नॉट बी देयर, वॉर्स को खत्म करना है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी यही बोला कि जंग से, वॉर से कोई समाधान नहीं है, इसको खत्म करना चाहिए। तो 2025 के लिए आपका क्या प्रेडिक्शन होगा? देखिए, ये दोनों विश्व नेता हैं जी। वो बाई अथॉरिटी संसार के जो हैं कर्ता धर्ता हैं, हर जगह उनकी पॉलिसी अफेक्ट करती है। राइट। और मोदी जी अपनी जो है पर्सनैलिटी, यस, और पर्सनैलिटी कल्ट और बिहेवियर और पॉजिटिव थॉट के कारण वर्ल्ड लीडर है। राइट। और दोनों लीडर के बीच में एक सम अंडरस्टैंडिंग है, पहले भी हमने 4 साल में देखा है। और वो मोदी जी के साथ मिलके, मुझे लगता है कि ये दोनों मिलके बहुत सी वैश्विक समस्याओं को जो है समाधान निकालेंगे और हम विश्व शांति की ओर बढ़ेंगे, ये तो निश्चित है। और दोनों की लकीली राशियां भी है कि दोनों वृश्चिक राशि की हैं। वाह। सर, 2025 में कुछ ऐसे उपाय बताओ कि कौन से नंबर्स को सतर्क रहना है 2025 में, जिन पे आपदा आ सकती है, जिनको आपने कुछ नंबर्स बताए जिनके लिए 2025 अच्छा होगा। अब वो नंबर्स भी बता दो और उनके लिए उपाय भी बता दो। देखिए, नंबर 2 जो है, हाँ चंद्रमा का होता है जी। चंद्रमा मंगल की राशि वृश्चिक में नीच का हो जाता है। हालांकि दोनों में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ये मित्रता भी है, बट मित्रता क्या करेगी जब मंगल तंदूर है, उसके अंदर अगर आपने दूध डाल दिया तो क्या होगा, दूध का तो अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा जी। तो संभल के रहने की जरूरत है नंबर 2 वालों के लिए। और घबराने वाली कोई बात नहीं है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पे विराजते हैं, शिव पूजन करें, सोमवार का उपवास करें, ठीक है। इतने से चीजें अच्छी हो जाएंगी। ओके। 4 नंबर राहु का है। राहु और मंगल में बड़ी जो है कांटेदार टक्कर है। लाल किताब के हिसाब से राहु जो है हाथी है, ओके। और मंगल उसके ऊपर बैठा हुआ महावत है, जो कि कंट्रोल करता है हाथी को। ओके। तो राहु 4 नंबर वालों के लिए भी समस्या कर सकता है, तो वो हाथी की सेवा करें। अब प्राचीन जितने किंगडम थे, जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, मैसूर और साउथ के और किंगडम हैं या ईस्टर्न पार्ट के, तो सब जगह हाथी आज भी हैं।
और गुरुवायूर मंदिर है केरला में, वहां तो हाथीशाला है। गौशाला तो आपने सुनी हुई है। जी। हाथीशाला है, सैकड़ों हाथी, बड़े बड़े टस्कर हैं वहां। और तो हाथी की कहाँ सेवा कर सकते हैं, हाथी की सेवा कीजिए। अगर वो पॉसिबल नहीं है हर जगह, तो कोढ़ी आश्रम जो होता है, कोढ़ियों की सेवा किसी तरह कीजिए, कभी उनको कुछ खाना या दवाइयों की हेल्प कीजिए। और जो नारियल हैं, ये जटा वाले, ये गुरुवार के दिन 4-4 नारियल प्रवाहित करें, इससे राहत आएगी। उसके बाद नंबर आता है 7, केतु का है। केतु और मंगल भी जो है ना, एक दोष बनाते हैं। और जिनकी कुंडली में एक मंगल केतु साथ में होता है, उनको बड़े अजीब अजीब डरावने सपने भी आ जाते हैं। ओके। तो अब केतु वाले जो 7 नंबर के हैं, कुत्ते की सेवा करें और गणेश जी की स्तुति करें, जी। गणेश पूजन, ओके। उससे उनको राहत आ जाएगी। अब 8 नंबर जो है शनि का है, और शनि और मंगल में भी भिड़ंत रहती है। बिल्कुल। अब 8 नंबर वाले हनुमान जी को प्रसन्न करें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, मंगलवार के कुछ उपवास करें। और जो है मीठा जो हलवा होता है, मंगलवार के दिन हलवा बनाएं, लेकिन उसमें पानी की जगह दूध दें, ओके। दूध डाल के ओके। वो हलवा जो है गरीबों में वितरित करें, ओके। बांटे थोड़ा। तो ये से ये उनके दोष दूर हो जाएंगे, साल अच्छा जाएगा। सर 2025 में ऐसे कौन से प्लैनेटरी चेंजेस हो रहे हैं जिससे हर इंसान को सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए 2025 में मेजर जो प्लेनेटरी चेंज है, 29 मार्च को शनि देव जी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकल के गुरुदेव की राशि, हाँ जी 29 मार्च, ठीक है। 29 मार्च 2025 को गुरुदेव जी की राशि मीन में जाएंगे। ये बहुत बड़ा चेंज है। इसमें जो मकर राशि वाले हैं, उनकी 7.5 समाप्त हो जाएगी, उनको Okay. बड़ी भारी राहत मिलेगी, ओके। जो 7.5 साल से पीड़ित थे। और जो कर्क राशि वाले हैं, उनकी ढैया समाप्त हो जाएगी, अष्टम ढैया। वृश्चिक राशि वालों की चतुर्थ ढैया समाप्त हो जाएगी इस एक चेंज के साथ, तो उनको राहत मिलेगी। लेकिन एट द सेम टाइम शनि देव जी हमेशा 3 राशियों को 7.5 देते हैं और 2 राशियों को ढैया देते हैं। ओके। अब इनकी समाप्त होगी तो आगे जो बढ़े हैं तो किसी की लगेगी। आगे जैसे ही वो मीन राशि में जाते हैं तो मेष राशि की 7.5 शुरू हो जाएगी। एक को छोड़ते हैं तो एक को पकड़ते हैं। और सिंह राशि वालों के लिए अष्टम ढैया शुरू हो जाएगी, और धनु राशि वालों के लिए चतुर्थ ढैया शुरू हो जाएगी। अगर 3 राशियों को उन्होंने बख्शा तो 3 को और पकड़ लिया। और काफी लोगों का शनि नीच का होता है, पीड़ित होता है, तो इसीलिए लगभग 60-70% लोग हमेशा शनि जी की पकड़ में रहते हैं। वो ब्रह्मांड के कर्मफल दाता और महान्यायाधीश हैं। ये शनि देव जी जो हैं CJU हैं। अब आप पूछेंगे ये क्या टर्मिनोलॉजी? चीफ जस्टिस ऑफ यूनिवर्स। ओके। आपने CGI तो सुना होगा। बिल्कुल सुना था। तो ये ब्रह्मांड के महान्यायाधीश हैं। सबका हिसाब जो है कर्मफल का, जब जैसे 7.5 ढैया लगी तो आपकी फाइल उनके सामने खुल गई है, पेशी चालू, हियरिंग होनी शुरू। कब तक होगी? 7.5 में 7.5 साल तक हियरिंग होती रहेगी, डेट डलती रहेंगी। आप देखिएगा उसमें इंसान फ्लक्चुएट होता है, कभी चोट किसी तरह की पहुंचती है, कभी किसी तरह का नुकसान होता है, कभी किसी तरह का दुख होता है। वो जो काल पुरुष का दुख है शनिदेव, तो कर्म बुरे किए हुए तो वो दुख भी तो झेलना पड़ेगा, और दुख नहीं झेला तो सुख का अनुभव होगा कैसे? तो बहुत रियलिस्टिक हैं। तो वो चेंज आएगा। दूसरा मेजर चेंज आएगा, राहु और केतु वो भी अपनी राशि चेंज कर रहे हैं। अभी राहु गुरुदेव जी की राशि मीन में है। राहु और केतु हमेशा उल्टे चलते हैं जी। तो उनको बोलते हैं ये वक्र गति से। तो राहु मीन राशि से कुंभ राशि में आएंगे, तो कुंभ राशि वालों के सिर पे बैठेंगे, तो जिस राशि के सिर पे बैठते हैं उनको तकलीफ देते हैं थोड़ी। और जो केतु हैं सप्तम भाव में आएंगे वहां, तो वो जो है कन्या से निकल के सिंह में आ जाएंगे। तो सिंह राशि वाले
और कुंभ राशि वालों को थोड़ा सावधानी की जरूरत है। तो ये मेजर चेंजेस है। और गुरु जो है वो मई में मिथुन राशि में जाएंगे, तो ये अच्छे ही हैं, मिथुन राशि वालों के लिए भी अच्छे हैं और बाकी राशियों के लिए भी ओवरऑल ठीक है। फिर अक्टूबर एंड में वो कर्क राशि जो उनकी उच्च राशि है उसमें चले जाएंगे, और जो है लगभग 6-7 महीने कर्क में रह के फिर वक्र गति से मिथुन में आएंगे। तो ये मेजर चेंजेस हैं। और जब गुरुदेव कर्क, मिथुन और कर्क में जाएंगे तो विश्व शांति की ओर हम बढ़ेंगे। सर कुछ हमारे लिसनर्स हैं जिनकी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और वो उससे काफी पीड़ित रहते हैं, और बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं। वही सवाल आज हम आपके आगे लेके आएंगे और उनके कुछ उपाय हम जानना चाहेंगे। सबसे पहला तो लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, राइट? तो जिन लोगों की शादी नहीं हो रही उनको क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, शादी में रुकावट डालने वाले ग्रह जो हैं राहु, केतु, शनि, मंगल, सूरज है जी। तो कुंडली में 7th हाउस में अगर ये ग्रह हैं या सप्तमेश के साथ कनेक्टेड हैं तो शादी में समस्या आती है जी। और इस समस्या को दूर करने के लिए अगर सप्तम में शनि है तो शनिवार को एक बांसुरी चीनी भर के वीराने में दबानी है। अगर राहु या केतु हैं तो एक चांदी का हाथी बनवाना है जो 60 ग्राम से ज्यादा हो, सॉलिड हाथी, हॉलो नहीं होना चाहिए। उसका राइट लेग आगे होना चाहिए, सूंड नीचे होनी चाहिए। ओके। और उस हाथी से डबल साइज की चांदी की डिब्बी होनी चाहिए। तो हाथी को सोमवार वाले दिन कच्चे दूध गंगा जल में धो के चांदी की डिब्बी में रख दो और डिब्बी को पूरा पानी से भर दो। ठीक है। गंगा जल से भर दो और उसको ढक्कन को बंद कर दो। तो हाथी गंगा जल में डूब गया, यानी आपने राहु को चंद्रमा में डुबो दिया। अब राहु शरारत नहीं करेगा, सिंबॉलिक है। और हर मंडे को उसको खोलिए, उसमें उसको टॉप अप कर दीजिए। ओके। यदि सूरज शादी में रुकावट डाल रहा है तो आप 7, अगर सप्तम भाव में सूरज है, 7 तांबे के स्क्वायर पीस ले लीजिए। ये रेडीमेड मिल भी जाते हैं दुकानों पे। और संडे के दिन सुनसान वीरानी जगह में उन 7 पीस को खड्डा खोद के दबा के ऊपर मिट्टी वापस डाल दीजिए। और अगर मंगल सप्तम में है तो मंगलवार वाले दिन 7 मीठी रोटी तंदूर में लगा के, क्योंकि मंगल जो है वो तंदूर है, फर्नेस है, तंदूर में लगानी है। अगर अपने तवे पे बनाई तो फिर तवा तो शनि हो गया। तंदूर में लगा के और उसको फॉइल में पैक करके किसी एक फकीर को दे दीजिए। ऐसे नहीं कि 7 हैं तो 7 में बांटनी, एक को दे दीजिए। अगर किसी के घर में तंदूर नहीं है तो वो बाहर से भी करवा सकता है ये उपाय? आप होटल से ऑर्डर देके बनवा लीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात, कोई उसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि जनरली घरों में तंदूर नहीं होते हैं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन रेस्टोरेंट के पास, हर रेस्टोरेंट होटल में तंदूर कंपलसरी होता ही, बिल्कुल होता है। आप उनको पेमेंट करके करवा दीजिए, जो भी उनके चार्जेस हैं वो ले लेंगे। तो इस तरह के उपाय करने से चीजें सुधरने लग जाती हैं। तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और उनको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे अभी, उन लोगों के लिए क्या उपाय है? देखिए, मेहनत का फल ना मिलना तो पिछले जन्मों का कर्म फल भी होता है। लेकिन हम आपको कुछ जनरल उपाय बताते हैं जो करने से चीजें अच्छी होने लग जाती हैं। लाल किताब ये कहती है, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें, किसी से मुफ्त में कुछ भी ना लें, और निसंतान की तो संपत्ति भी ना लें। महिलाओं का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, माता पिता की आज्ञा का पालन करें और प्रतिदिन उनके पांव छू के आशीर्वाद लें। डेली माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाएं। सूर्य को सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से जल दें। तो जब सूर्य को आप जल देंगे तो आप उनके संपर्क में आने लगेंगे, आपका विल पावर बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी हेल्थ अच्छी होने लगेगी, क्योंकि पहले घर का, पक्के घर का जो कारक है वो सूर्य है। आपकी हेल्थ पूरी उनके कंट्रोल में है और विटामिन डी उनकी किरणों में मिलता है
आप देखेंगे विटामिन डी अगर आपका अच्छा होने लग जाएगा, आंखों की ज्योति अच्छी होने लगेगी, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। आजकल आप चेक करवा लीजिए 90% युवाओं का विटामिन डी 30 यूनिट से कम है जी। और वो बाद में उनको तरह तरह की बीमारियां देता है, डिप्रेशन तक देता है। राइट। तो सूर्य को जल देने के इतने फायदे। पीपल का वृक्ष लगाइए पब्लिक प्लेस पे, या पीपल को सुबह रोज जल दीजिए, उससे आपका गुरु अच्छा होने लगेगा। और पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जो कि साइंस भी डिकोड नहीं कर पाई है। बाकी वृक्ष रात को कार्बन जी, डाइऑक्साइड देते जी। हैं। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि वृक्षों में मैं साक्षात पीपल हूं। हाँ, पिपलाद ऋषि का भी उसमें वास है, शनि देव जी का भी वास है, और हमारे पितरों का भी वास है। तो जो टर्मिनोलॉजी ना, सिंगल विंडो क्लियरेंस, ये उस चीज में आपको मिलेगी और आपके काम अच्छे होने लगेंगे। मैं इसमें एक आपको अपना अनुभव बताता हूँ। जी। कुछ साल पहले मैं यूएसए गया था, वहां से बहामास क्रूज में गया। ओके। तो क्रूज वहां रुका तो हम बहामास घूमने के लिए बाहर निकले। हमने एक टैक्सी हायर की, वो अफ्रीकन था, बड़ा जॉली नेचर का ड्राइवर था, उसने गाइड का काम भी किया और सारा चीज बताते गया। एक जगह जाके उसने टैक्सी को रोका, बोला सी दिस ग्रेट पीपल ट्री planted 400 years ago by an Indian labor who came in a ship from India to here. 400 years। आप कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं खड़ा कर सकते जो 400 साल चल जाए, बिल्कुल। कोई किंगडम भी नहीं चलते। राइट। लेकिन 400 साल पहले जो कोई मजदूर यहां से शिप में गया होगा, कोयला झोंकते झोंकते, बहुत शिप आते थे स्पेन के, पुर्तगाल के, अंग्रेजों के, उसमें तो यही था, शिपिंग में ही था। राइट। और वो कोयले वाले शिप होते थे। बेचारे यहां से उसको हायर कर लिया होगा, गरीब आदमी चला गया, लेकिन कहीं गमले में अपने साथ वो एक सैपलिंग ले गया पीपल की और वहां लगा दिया। उसको नहीं पता उसने क्या किया, वो भगवान कृष्ण को साक्षात अपने साथ ले गया और वो इतना विशाल वृक्ष था। मैंने कहा इसके अभी वंशज हैं यहाँ? कहते यस, वेरी मच। तो ये इतनी बड़ी गारंटी करता है, आगे की जनरेशंस की गारंटी कर देता है। पब्लिक प्लेस पे आप वृक्ष लगाइए। वो बहमास तक ले गया, कितना रिमोट है यहां से। और जो है, आप अपने भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रखिए, मंगल आपका अच्छा रहेगा। बहनें बुध है, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ, बहन भाई के जहाँ जाते हैं, कुछ लेके जाइए, मीठा लेके जाइए। आप कहीं काम से निकल रहे हैं, मुंह में थोड़ा मीठा डालिए और पानी पी के निकलिए। गाय की सेवा कीजिए, आपके शुक्र अच्छा होने लगेगा, आपकी काम में बरकत आएगी, आपकी धन संपत्ति बढ़ने लगेगी। क्योंकि शुक्र जो है आपको जो है समृद्धि देता है, अच्छी लाइफ देता है, प्रोस्पेरिटी देता है, लग्जरियस लाइफ देता है। कुत्ते की सेवा कीजिए, आपके संतान संबंधी समस्याएं दूर होने लगेंगी। कौवे की सेवा कीजिए, शनि का जो है, और आपके जो मैंने कहा ना 60-70% लोग शनि की पीड़ा में रहते हैं हमेशा। तो ये उपाय करने से जो है पीपल का, कौवे का, तो उसमें भी राहत मिलेगी। आप आटे की गोलियां मछलियों को खिलाइए, हालांकि ये हर जगह पॉसिबल है नहीं, लेकिन जहां कहीं तालाब है वहां आप खिला सकते हैं। तो जिन लोगों के घर के आसपास गांव में, शहर में तालाब है, वो कोशिश करें कि शनिवार के दिन, वंस इन ए वीक और वंस इन ए मंथ, थोड़ी गोलियां आटे की ले जाएं और मछलियों को खिलाएं। वो बहुत खुश होकर खाती है। मछली में वहां आपने शुरू किया नहीं, वो जो है आना शुरू करती है और आके खाती है। ये भी शनि का बहुत बड़ा उपाय है। तो ये जनरल उपाय कर लेने से चीजें, लाइफ अच्छी चलती है और इसका फायदा ही है सब। मुफ्त की बात से मुझे याद आया कि बहुत सारे लोग रास्ते में लंगर लगाते हैं। क्या वो लंगर खाना चाहिए या वो लंगर नहीं खाना चाहिए इंसान को? देखिए, लाल किताब बहुत क्लियर है इसके बारे में, किसी से मुफ्त में कुछ ना लें। और खास करके अगर आपकी कुंडली में गुरु पंचम भाव में है या वर्षफल में पंचम में आए, तो वो लाल किताब ये कहती है किसी से मुफ्त में कुछ नहीं लेना, गुरुद्वारे मंदिर का लंगर प्रसाद तक नहीं लेना है, वो आपको नुकसान कर जाएगा। इसका मतलब ये कि हम कहीं भी जाते हैं मंदिर में, अगर पुजारी ने आपको माथा टेकने के बाद एक केला भी दे दिया, तो वो भी अगर आप उसका सेवन करते हो और आप उसके अगेंस्ट या उसके मतलब उसके बदले में कुछ दान नहीं करके आते, तो वो भी आपके लिए गलत है। अगर आपने दान किया है
देन इट्स ओके, तब तो ये ठीक है। अदरवाइज ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। किस तरीके का नुकसान? हेल्थ का नुकसान कर सकता है, वेल्थ का नुकसान कर सकता है। आपको कई बार लाल किताब भी कहती है मुफ्त में किसी से कुछ नहीं लेना, और आपका कोई दोस्त आया आपको 5,000 का कोई गिफ्ट दे गया, आप देख लेना अगले कुछ दिनों में 50,000 का नुकसान हो जाएगा। देखा है मैंने। दैट मीन्स कि मुफ्त का प्रसाद भी आपके जीवन में नेगेटिविटी क्रिएट करता कर सकता है। ये लाल किताब बहुत क्लियर है। है। मेंटल स्टेबिलिटी इज अ बिग प्रॉब्लम दीज डेज। लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके की परेशानियां होने लगी हैं। इसके लिए क्या उपाय बताएंगे आप? देखिए, एक तो इसका लाइफस्टाइल जो है वो हम लोगों का गलत हो गया है। ओके, हमें अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, और जो उपाय मैंने बताया, जैसे सूरज को आप जल देंगे, विल पावर बढ़ेगी, टेंशन कम होगी, डिप्रेशन से बचेंगे। पीपल को जल देंगे, डिप्रेशन से बचेंगे। ओके, गाय की सेवा करेंगे, बचेंगे। उसके अलावा आप ऐसा कीजिए कि चंद्रमा मन सो जाति, जो चंद्रमा है वो मन है, और वो बहुत ज़्यादा स्विंग लेता है, ओके, और वही डिप्रेशन देता है। तो भगवान शिव की पूजा कीजिए, और नमः शिवाय का जाप कीजिए, और अपने पास 2 बाई 2 सेंटीमीटर का चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा रखिए। तो अब आजकल आपके हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है, जी, मोबाइल के कवर में रख लीजिए, या पॉकेट में रख लीजिए, या पर्स में रख लीजिए। तो इन चीज़ों से उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगी। सर रिलेशनशिप में अगर मधुरता लानी हो, बहुत लोग बहुत परेशान हैं, घर में रिश्तों में दरारें बनने लगी हैं, प्रेम जो है वो समय के साथ खत्म होता जा रहा है, और उस तनाव में इंसान और ज्यादा कहीं ना कहीं परेशान होने लग जाता है। अगर अपने रिश्ते में मधुरता लानी हो तो उसके लिए क्या उपाय करा जाए? देखिए, उसके लिए ये है कि हमें आपस में संबंध अच्छे रखने चाहिए, मिलते जुलते रहना चाहिए, और जब भी मिलने जाएं खाली हाथ ना जाएं। कोई मिठाई वगैरह जैसे अपने कल्चर है जी, वो लेके जाएं, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें। और जो मैंने बताया कि केसर का जो माथे, नाभि और जीभ पे, जो मैंने कहा, माथे, नाभि नाभि और और जीभ जीभ पे पे। केसर लगाएं प्रतिदिन, वो आपके संबंधों को अच्छा करने में भी मदद करेगा। गाय की सेवा जो आप कर रहे हैं वो भी मदद करेगा, और हनुमान चालीसा रोज पढ़िए, वो भी उसमें मदद करेगा। बहुत सारे क्योंकि लोग, हनुमान चालीसा क्या है, वो भगवान श्री राम के परिवार के ही बारे में है। जी, उसमें भाइयों का कितना प्रेम दिखाया। वनवास तो श्री राम को हुआ था, लक्ष्मण जी को तो हुआ नहीं था, जी, वो क्यों साथ चल दिए। और प्रेम। भरत जी ने क्या किया, खड़ाऊं। तो ये है कि राम मिलाए राजपद दीना। तो जो ये हनुमान जी की भक्ति, उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बाद कैसे? अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का। अंत तो सबका होना है, अंत काल तक की गारंटी दे दी है गोस्वामी तुलसीदास जी। तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। तो इसमें सब कुछ आ जाता है, और श्रद्धा और विश्वास भक्ति के साथ करें। इसको आजकल एक नई टर्मिनोलॉजी है, मैनिफेस्टेशन भी कहा जी, जाता है। मैनिफेस्टेशन इज नथिंग बट श्रद्धा और भक्ति। राइट। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। आप अगर Yes. अपने जीवन में अनुशासन ले आते हो, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिसिप्लिन इन योर डे टू डे लाइफ, योर रूटीन, योर वर्क, योर रिलेशनशिप्स, ये भी एक तरीके का मुझे लगता है डिसिप्लिन ही है। अगर डिसिप्लिन लाइफ है तो उसमें रिलेशन भी अच्छे रहेंगे। वाओ, ट्रू। क्योंकि मैंने आपको कहा ना, डिसिप्लिन लाइफ गिव्स यू डिसेंसी एंड डिग्निटी। यस, तो ये आधार है, आपके जो डिसिप्लिन लाइफ है आपके जीवन का आधार है। आधार है। अगर आप इसको हेवियर करेंगे तो फिर चीज़ें हेवियर ही होंगी। सर मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, बहुत, इसको बहुत तरीके से जीना है। और मैंने इसको, हम जो सीनियर सिटीजन हो गए, हमने शुरू से, मैंने भी एक कोशिश ये की है कि लाइफ को डिसिप्लिन रखें। और जो मेरे साथ के थे जिन्होंने डिसिप्लिन नहीं रखा, वो बीच में परेशानियों में घिरे हैं, चाहे मेरे परिवार के लोग हों या मेरे मित्र मंडली के लोग हों, जी। बहुत परेशानियों में घिरे। सर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी,
लोग सब, मैंने कहा ना, मेहनत कर रहे हैं, पैसा आ भी रहा है, बट ना वो फाइनेंशियली इनस्टेबल रहते हैं। हाथ में पैसा रुक नहीं रहा है, आ रहा है, निकलता जा रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा होने लग जाता है कि चीजें स्टेबल नहीं हो पा रही हैं। उस तरीके की अगर परेशानी है किसी को, तो उसको क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, एक तो ये है कि उनको प्रॉपर अपनी बजटिंग करनी है, प्लानिंग करनी है, कितना खर्चा है, कितनी इनकम है, वो उनको देखना है। ये बात जो है तर्क शक्ति की है। दैट्स अ वेरी रियलिस्टिक अप्रोच, आई मस्ट से। अब ये तो ये हो गया, ये बहुत ज़रूरी है। उपाय के साथ साथ आप कहेंगे मैं उपाय कर रहा हूँ, हेल्थ खराब है, मैंने ज्योतिष के उपाय बताए, लेकिन मैं डॉक्टर की दवाई नहीं लूँगा। आप Right. दवाई लीजिए, उपाय करेंगे तो वो जल्दी अफेक्ट करेगी। आपकी श्रद्धा भक्ति ज़्यादा है, आपको विल पावर अच्छी रहेगी कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, और वो जल्दी अफेक्ट करेगी, पॉजिटिविटी लाएगी, और वो उपाय भी कुछ काम कर रहा है। लेकिन दवाई ही नहीं लेंगे तो फिर उपाय अकेला कुछ नहीं करेगा। तो ये तर्क रखना है। दूसरा जो मैंने बताया, गाय की सेवा। अब गाय क्या है? शुक्र है। आप उसको हरा चारा देते हैं, चारा जो है बुध की वस्तु है, तो आप बुधवार और शुक्रवार को गाय को हरा चारा खिलाइए। तो बुध, आपने शुक्र को बुध दिया, तो बुध और शुक्र मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। जी। जब लक्ष्मी नारायण योग बन गया तो आपके पास धन की आवक, स्टेबिलिटी बनेगी। ओके। दूसरा, मंगलवार के दिन थोड़ा हलवा बनाइए दूध डाल के, वो गरीबों में बांटिए, तो वो शशि मंगल योग बन जाता है। ये दो उपाय पे अगर फोकस करेंगे तो धन की आवक बेटर होने लगेगी। पर ये नहीं है कि रातों रात आप करोड़पति हो जाएंगे, कोई अचानक कुछ हो जाए, वो बहुत रेयर होता है। हाँ, आपके विद इन द लिमिट जो है, जिसको बोलते हैं ना बरकत, जी, वो आने लग जाएगी। सर बहुत सारे लोगों को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होने लग जाते हैं एक समय आने के बाद। कहा जाता है कि उनकी जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वो प्रॉपरली अलाइन नहीं है। उसके लिए क्या उपाय करा जाए? देखिए, अब जैसे देखना पड़ेगा कुंडली में कि किस ग्रह की वजह से हेल्थ की समस्या आ रही है। अब जैसे सूर्य की वजह से आ रही है, तो आप गेहूँ सूर्य की वस्तु है। गेहूँ जो है, गुड़, दोनों को थोड़ी मात्रा में से 1.25 किलो एक लाल कपड़े में लेके बांधिए और किसी गरीब को दे दीजिए या मंदिर में दीजिए। ओके। इससे राहत आएगी। अगर आपको शनि जनित पीड़ा है तो 1.25 किलो उड़द ले लीजिए, उसको काले कपड़े में बांध लीजिए, और कोई लोहे की चीज़, जिसे काम आने वाली चीज़, तवा है, लोहे की कढ़ाई है, चिमटा है, ये जो है साथ में किसी गरीब को दे दीजिए। उसके किचन में ये चीज़ काम आएगी, राइट। और दाल बना के खाने के काम आएगी। तो इससे शनि जनित पीड़ा जो है वो दूर होगी। इस तरह से ग्रहों की चीज़ें हैं, वो देखना पड़ता है कुंडली में किस ग्रह की वजह से स्वास्थ्य की समस्या आ रही है, उसका दान कर दें। अब जैसे राहु से जनित समस्या आ रही है, तो ये सडननेस भी देता है, हेल्थ की प्रॉब्लम सीरियस कर भी देता है, और वो डायग्नोज भी नहीं हो पाती जल्दी। ओके। कई लोगों की समस्या, सारे टेस्ट होते रहेंगे, तबीयत खराब है, दवाई चल रही, ठीक नहीं हो रही, और राहु केतु करते हैं। तो राहु क्या कहता है? सतनाजा दान करो, सतनाजा। 7 ग्रेन्स। ओके। अब आप 7 ग्रेन्स ले लो, जैसे 1.25 किलो, तो नीले कपड़े में बांध दो, अपने ऊपर से उतार के किसी ज़रूरतमंद को दे दो, या नहीं तो मंदिर में दे आओ। ओके। इससे राहत आ जाएगी। ओके। तो ये कुंडली का अध्ययन करना पड़ता है, बट जनरल मैंने आपको कुछ बताया। सर, ग्रह शांति, हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, बट अगर घर में ही शांति ना हो तो जीवन में तो अशांति हो ही जाती है। ग्रह शांति के लिए कोई यूनिवर्सल उपाय बताएं जिसको फॉलो करने से लोगों के मन शांत हो, ग्रह में जो कलेश चल रहे हैं वो शांत हो, और आपस में संबंध भी अच्छे हों। बिल्कुल सटीक प्रश्न किया आपने, और आज के समाज की ये बड़ी भारी ज़रूरत, सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल। इसके लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट रात के समय सभी भोजन इकट्ठे बैठ के करें,
आपस में कुछ देर बातें करें, अपनी बातें घर में भाई बहन को बताए, बहन भाई को बताए, माता पिता से बात करें, माता पिता बच्चों को बताएं। तो एक तो ये है, और बैठ के इकट्ठे बैठ के खाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। हर कोई अपने अपने कमरे में थाली ले जाता है और खाने लगता है। ये बहुत कॉमन हो गया। तो ये सबसे ज़रूरी है कि रात का खाना और छुट्टी वाले दिन खाना इकट्ठे खाना है। क्या बात है। और दूसरा मैंने जो बताया, हनुमान चालीसा सभी पढ़ें, ये बहुत अच्छे संबंधों की तरफ ले जाता है। केसर का तिलक जो माथे, नाभि और जीभ पे है, वाणी को अच्छा करता है, बुद्धि को अच्छा करता है। आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है नाभि Right. बॉडी की। तो ये चीज़ें अगर हम करते हैं छोटी छोटी, तो क्योंकि हर एक उपाय में सैकड़ों लाभ छुपे हुए हैं, सैकड़ों लाभ छुपे हुए हैं। अब आपकी वाणी अच्छी होगी, केसर का जीभ पे लगाने से, बुद्धि अच्छी हो रही है यहाँ लगाने से, आपका आज्ञा चक्र है, तो आपको घर में भी अच्छा होगा, आप जिस प्रोफेशन में उसमें भी ज़्यादा अच्छा करेंगे, क्योंकि वाणी का ही खेल है। अगर आपकी वाणी अच्छी होगी, सामने वाले इंप्रेस होंगे, तो आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं आपको वहाँ प्रमोशन मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगी, अच्छी असाइनमेंट मिलेगी। अब देखिए, और इसको मैंने रियलाइज़ किया अपनी लाइफ में, इसको मैंने अनुभव किया अपने साथ और अपने दोस्तों के बीच जिनको मैं गाइड करता रहा हूँ, जो फीडबैक आती है। सर अभी आपने ना थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि इंसान के कर्म उसकी जिंदगी को बदल देते हैं। ऐसे कौन सी चीजें हैं और उपाय हैं जो इंसान अपनी डे टू डे लाइफ में करे जिससे उसकी जिंदगी सुधर जाए? देखिए, हम मोमेंटरी गेन के लिए झूठ बोलते हैं, सबको आदत है। और कई लोगों को तो बड़ी हॉबी है झूठ बोलने की। गलती से 2-4 सेंटेंस सच्चे निकल गए, फिर वो सोचता है कि मैं क्या बोलूँ अब झूठ। उसको कवर करने के लिए या शुगर कोट करने के लिए? वो ये बड़ी भारी समस्या है। आप समझते हैं कि आप झूठ करके, बोल के, चीट करके बच जाएंगे। भाई सीसीटीवी कैमरे तो अभी लगे हैं, लेकिन भगवान के सीसीटीवी तो लगे हुए, उसी बेस पे तो सारी एस्ट्रोलॉजी, वो कर्म रिकॉर्ड हो जाते हैं और आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। सर ये भी तो कहा जाता है किसी के अच्छे के लिए झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं, आपने किसी की जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए एक्सट्रीम केस में झूठ बोला, वो एग्जम्प्ट है। लेकिन आपने किसी को चीट किया जानबूझ के, नुकसान उसका हो जाए और मेरे को फायदा हो जाए, अपनी नाखून बचाने के लिए सामने वाले की गर्दन काट दी, आप उस समय तो समझो बच गए, यहाँ की पुलिस से भी बच गए, लेकिन आपके कर्मफल रिकॉर्ड हो गए, वो बाउंस बैक होने बहुत निश्चित हैं। तो आपको अपने कर्म अच्छे रखने, सो फार सो पॉसिबल, वेरी क्लीन, तभी किसी का, देखिए लाल किताब का सिद्धांत ही सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, झूठी गवाही ना दें। झूठी गवाही नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे तो हो गया ना, किसी को आप चोट पहुंचाएंगे नहीं। किसी से मुफ्त में कुछ ना लो, इसका मतलब आप किसी को चीट नहीं करोगे ना, आप उसका छीनोगे नहीं ना, उसका हक मारोगे नहीं ना। ट्रू। अगर ये बहुत बेसिक और यूनिवर्सल प्रिंसिपल है लाल किताब के, अगर इस पे कोई 80-90% भी कायम हो गया तो उसकी सक्सेस निश्चित है। 100% में नहीं कहूंगा, व्यवहारिक जीवन है। आपने जो कहा कि कभी ऐसा ट्रैप होते हैं अपने के लिए या किसी सामने वाले के लिए, वो चलो हमने 10-20% में मान लिए, लेकिन 80% आपके अगर सही है तो आप देखिए आपके आगे का जीवन अच्छा होने लगेगा। सर हम जाने अनजाने में ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिसको हम अनदेखा कर देते हैं, जो हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए? जैसे आपने भी कहा, जाने अनजाने में इंसान अपनी बातों को ही शुगर कोट करने के लिए उसको झूठ का रास्ता ले लेता है। तो ऐसा और हम क्या कर रहे हैं? देखिए, कई लोग तो जान के झूठ बोलते हैं, कई अनजाने में भी बोल जाते हैं, अपनी हेकड़ी मारने के लिए, फेंकने के लिए, तो वो भी बहुत गलत है। अपने जीवन को सरल रखिए, हम खुद ही कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, फिर पकड़े जाते हैं। आपने आज झूठ बोला, अगली बार वो ध्यान नहीं होता, इतने झूठ बोले जाते हैं, अगला सामने वाला पकड़ भी लेता है। उससे आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत डाउन हो जाती है। आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आपकी लाइफ में, अगर वो लूज होने लगी तो फिर आपका कोई भी काम नहीं बन पाएगा। एक बार विश्वास लोगों का उठना शुरू हो गया, यार ये तो कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, बाद में मुकर जाता है, तो बात खत्म हो जाती है। तो ये चीज़ें बहुत सावधानी रखनी है, आपको प्रैक्टिकल होना है, व्यवहारिक दृष्टि से क्लीन होना है, और किसी को चोट जानबूझ के या अनजाने में भी नहीं होनी चाहिए, किसी का नुकसान नहीं करना है। अपने 2 पैसे बचाने के लिए सामने वाले का 100 रुपये का नुकसान कर दीजिए,
तो वो आपको बाउंस बैक होगा। अपने 2 पैसे का नुकसान हो रहा है उसमें कर लीजिए, कोई बात नहीं, परिस्थिति ऐसी। पर उसको बचाने के लिए सामने वाले की जो है कहते हैं अपना नाखून बचाने के लिए सामने वाले की गर्दन काटेंगे तो फिर वो आपको बहुत एग्जाम गलत नहीं है, होगा। बहुत गलत है। तो हाँ, वो आपको बाउंस बैक होना ही है। सर एक सवाल हमारी एनआरआई ऑडियंस के लिए है। वहां पे देखा क्या गया है, वहां पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस तो हैं, राइट? आप घर से बाहर जाके कोई उपाय नहीं कर सकते। कोई बोलता है चींटियों को आटा दे दो, कोई कहता है कि कोई सामग्री है उसको कहीं दबा के आना है, या नदी में कोई चीज प्रवाहित करनी है। वो बाहर की कंट्रीज के अंदर ना बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। नहीं वो ठीक है, लेकिन मेरे बाहर की कंट्रीज में अराउंड 15 to 20 कंट्रीज से मुझे लोग कांटेक्ट करते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं अपने जो एनआरआई हैं। देखिए दबाने वाले में कोई दिक्कत नहीं, दबा जाते हैं, मैं बताता हूँ ना, दबा जाते हैं। और रही रिवर में कोई चीज़ प्रवाहित करनी तो वो जो सिटी का जोन है उसमें नहीं कर सकते। ओके वो ड्राइव करते हैं, आउटर में चले जाते हैं, 50 किलोमीटर दूर निकल गए, डाल आते हैं। अच्छा जो है ना, मैं बताता हूँ, जो मैं डलवाता हूँ, लाल किताब जो डलवाती है वो क्या डलवाती है, ग्रेन्स डलवाती है ज़्यादा। ओके वो बायोडिग्रेडेबल है, राइट। और हर जगह फिश हैं पानी में और जीव हैं, वो खा जाते हैं, तो उससे रिवर गंदी भी नहीं होती। नहीं, बट अगर किसी को घर में रहते हुए कोई उपाय करना है, कोई यूनिवर्सल उपाय करना है, तो क्या वो पॉसिबल है? देखिए कुछ उपाय वहाँ ऐसे नहीं हो सकते हैं, जैसे पीपल का वृक्ष लगाना है, नहीं लगा सकते जी। वहाँ वो, ठीक है। छाया पात्र वगैरह जो है, शनि का दान करना होता है, तो वहाँ जनरली वो शनि के मंदिर नहीं होते हैं हर जगह, तो कुछ रेस्ट्रिक्शन हैं वहाँ। और पीपल को जल देना, तो वहाँ पीपल का वृक्ष होता ही नहीं है, जी। तो इस तरह की रेस्ट्रिक्शन कुछ आती है, तो उसमें जो पॉसिबल हो सकता है वो लोग वो करते हैं। सर आज के टाइम में बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी को ना एंटरटेनमेंट की तरह समझने लग गए हैं। पंडित और एस्ट्रोलॉजर को पर यकीन नहीं है लोगों को, स्टिल उनके पास जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। मैंने बहुत सारे लोग देखा, और मैं कुछ लोगों को जानता भी हूँ, जो पंडितों के पास, एस्ट्रोलॉजर्स के पास ना फिरकी लेने जाते हैं, जाके चलो मैं भी तो पूछ लूँ कि कुछ तो बताएंगे, मैं भी जाके आजमाइश कर लेता हूँ। इस तरीके के लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए अगर उनमें श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो वो ना ही जाएं। उनकी कोई जेन्युइन समस्या है और उसका समाधान चाहते हैं तो ज़रूर जाएं। आपके पास आते हैं ऐसे लोग? मेरे पास ऐसे कोई नहीं आते, जिनकी समस्याएं होती हैं, उलझी हुई समस्याएं होती हैं, मेरे पास आते हैं। पर ऐसा कोई नहीं आता है कि टाइम पास करने आए, क्योंकि उसकी फ़ीस भी उसको देनी होती है, फ्री सर्विस तो है नहीं। तो अगर उसने अपने पैसे अननेसेसरी वेस्ट करने उसको, तो बात अलग है। लेकिन अगर ऐसा कोई गलती से आ भी गया तो उसको कुछ ना कुछ तो मैं गाइड कर ही देता हूँ, या दूसरे ज्योतिष भी कर देते हैं। सर एआई का एरा चल रहा है, टेक्नोलॉजी का एरा है। आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी का इस एरा में, एआई के एरा में क्या फ्यूचर है? देखिए एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विद्या है जिसको इंटरप्रेट करने के लिए एआई सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती। वो हेवियर कर देगी उसका। उसके लिए एक जानकर ज्योतिष ही बेस्ट रेमेडी दे सकता है, गाइडेंस दे सकता है। आज भी सॉफ्टवेयर में जो है वो स्टीरियोटाइप दिए होते हैं, फलादेश, वो ना बैठते, 10 में 2-4% बैठ गए। Right. आपकी कुंडली के हिसाब से सटीक क्या है वो तो एक ज्योतिष ही बता सकता है। ट्रू। तो उसमें मैं एआई में उसका कुछ ज़्यादा फ्यूचर नहीं देखता हूँ। वो जैसे हाँ फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए तो वो हो सकता है, बट सटीक के लिए वो नहीं हो सकता है। जो एंटरटेनमेंट वाले उनके लिए बड़ा अच्छा है, उनके लिए एक एवेन्यू और खुल गया है। आई एग्री विद यू ऑन दैट। जिस हिसाब से आज आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी को, लाल किताब के ज्ञान को समझाया है, उस हिसाब से मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी आपको वो सारी चीजें नहीं कैलकुलेट करके बता सकता जो एक एस्ट्रोलॉजर, एक ज्ञानी आदमी जिसने पढ़ा हो, समझा हो और इन डेप्थ एनालिसिस किया हो, वो आपको बता सकता है। सर व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर द यंगर जनरेशन जो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं? देखिए जो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं, पहले वो जाने कि वो कौन है, यानी कि अपनी कुंडली की पूरी जानकारी हासिल करें। लगन क्या है, राशि क्या है, नक्षत्र क्या है,
और कौन से प्लैनेट कहाँ बैठे हैं, उनके कौन से प्लैनेट अच्छे हैं, कौन से खराब हैं, उस हिसाब से क्या उपाय करना है, क्या उनकी महादशा अंतर्दशा चल रही है वो उनको पता होना चाहिए, और गोचर क्या चल रहा है। अब कई लोगों की 7.5 चलती है, दुखी हो रहे हैं, फेल्यूर हो रहा है, परेशानियां आ रही हैं, उनको पता ही नहीं कि 7.5 चल रही है। अगर पता होगा तो उसके कुछ उपाय करके कुछ तो उनको कंसेशन मिल जाएगा। मान लो 50% तक डिस्काउंट आ गया प्रॉब्लम्स में, तो बड़ी राहत है ये। True. लेकिन आपको पता ही नहीं है, भुगते जा रहे हैं। तो जिनको जेन्युइन इंटरेस्ट है वो अपनी कुंडली की पूरी जानकारी हासिल करें, और हर साल अपने जन्मदिन से कुछ दिन पहले उसको रिव्यू करवाएं कि क्या चल रहा है अगले साल में, महादशा अंतर्दशा क्या है, गोचर क्या है, और लाल किताब का वर्षफल के हिसाब से क्या रेमेडीज है वो जानें उसके दैवज्ञ से, और उसके उपाय करते रहें तो लाइफ जो है स्मूथ चलती है। और डिसिप्लिन राइट रखें, लाइफ को बहुत सलीके से जिएं। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा यंगस्टर्स के लिए कि मैंने देखा है जीन्स कटी फटी पहने रहते हैं और सोचते हैं ये स्टाइल है, उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है, तो कहते हैं ना यार ये तो फटे हाल है, कहावत है। और वो बड़े खुश होते हैं कि उन्होंने बड़ा जो मॉडर्न हो गए, अब फैशन कर रखा है, लेकिन उससे राहु जो है कुपित हो जाता है, राहु के जो बड़े खराब रिजल्ट मिलते हैं, और शुक्र जो है वो नाराज हो जाता है। ओके। हाँ, शुक्र खराब हो जाता है, तो दो ग्रहों को वो खराब कर बैठते हैं फटे कपड़े पहन के, उसका कोई सेंस नहीं है। इन कपड़ों से, ऐसे कपड़ों से वो दूरी रखें, बचाव रखें, तो उनके लिए अच्छा है। सर आप प्रेडिक्शंस भी करते हो, बहुत सारे प्रेडिक्शंस आपने किए हैं, बहुत सटीक प्रेडिक्शंस आपने किए हैं, राइट? आपने बीजेपी के लिए भी प्रेडिक्शन किया था, आपने डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी प्रेडिक्शन किया था। 2025 के लिए क्या प्रेडिक्शन करना चाहेंगे आप? देखिए 2025 का प्रेडिक्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये विश्व शांति की ओर बढ़ेंगे, और मोदी जी और ट्रंप साहब मिलके जिसको बोलते हैं ना 1 और 1 11, विश्व के लिए, विश्व शांति के लिए, विश्व के विकास के लिए ये वो साबित होने वाले हैं। So thank you so much, sir. Before we come to an end to the podcast, one life advice, one life lesson that you want to give to everybody who's listening to the podcast. देखिए, एक तो डिसिप्लिन लाइफ रखें जी। दूसरा अपने माता पिता की सेवा करें जी। इस दुनिया में हैं तो अगर साथ हैं तो उनके चरण स्पर्श करके प्रतिदिन आशीर्वाद लें, नहीं है तो उनके निमित्त जो श्राद्ध कर्म होता है या अमावस्या को सीधा दिया जाता है वो अवश्य दें, और अपने भाई बहनों के साथ, अपने मित्रों के साथ अच्छे संबंध रखें। थैंक यू सो मच सर, आज हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और हमारी ऑडियंस को और स्वयं मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत सारी इंसाइटफुल नॉलेज थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो खुद मैं भी एक तरीके से बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आपके द्वारा जितनी भी नॉलेज मिली है मुझे आज, उसको मैं अपनी पर्सनली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करूँगा। और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो आपके बताए हुए उपाय और आपके द्वारा दी गई नॉलेज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। और अगर किसी को लाइफ में समस्या है, कोई अपनी कुंडली दिखाना चाहता है सर को, तो डिस्क्रिप्शन में सर का कॉन्टैक्ट डिटेल, सर का नंबर दिया गया है, आप डायरेक्टली भी सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। ध्रुव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस प्लेटफॉर्म पे आने का मुझे सौभाग्य मिला और इस चर्चा से लोगों को लाभ हो, जी सर, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।